उसकी पहचान केवल एक संगीतकार के तौर पर हो नहीं सकती, क्योंकि उसका म्यूजिक से ज़्यादा दिल की धड़कनों की आवाज़ ज़्यादा मालूम पड़ता है। रोज़ा, तू ही रे, छैया छैया, ताल, रॉकस्टार और कितनी फिल्में और गीत गिनाऊं। ये ऐसा संगीतकार है जिसके सुर कानों को छूते हैं तो लगता है कि मानो मन का पेट भर गया। अल्लाह रखा रहमान, मोजार्ट ऑफ मद्रास, ये वो नाम है जिसने भारतीय संगीत का दुनिया भर में डंका बजवाया, परचम लहराया। यही वो नाम है जिनका संगीत देश की कम से कम 3 पीढ़ियां आज भी सुन रही हैं। ए.आर. रहमान सिर्फ एक संगीतकार नहीं, संगीत का विश्वविद्यालय है, अर्थात यूनिवर्सिटी है। उन जैसी पर्सनैलिटी को ना क्षेत्र के बंधन में बांध सकते हैं, ना ही भाषा के और ना ही मजहब वाले कॉलम में उनका बायोडाटा आता है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब रहमान ने अपने करोड़ों फैंस का दिल तोड़ दिया। छन से टूटा एक सपना। पता नहीं क्यों वो इस पिच पर बैटिंग के लिए पहुंच गए, जिससे ना उनका कोई लेना देना है और ना ही उन्हें उसके आधार पर इस देश की जनता ने कामयाबी नवाजी है। रहमान महान संगीतकार हैं, अपने संगीत की वजह से हैं, किसी धर्म विशेष या फिर किसी भाषा विशेष के होने की वजह से कतई नहीं। रहमान को समझना चाहिए, शीशा हो या दिल, जब टूटता है तो फिर जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। रहीम दास जी ने क्या खूब कहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य तथ्य में आज बात होगी ए.आर. रहमान की, जिन्हें कुल 7 नेशनल अवार्ड मिले हैं। इनमें से 3 नेशनल अवार्ड बीते 8 सालों में ही मिले हैं, जबकि बाकी 5 नेशनल अवार्ड 1992, 1996, 2001, 2002 में मिले हैं। यानी 2004 से 2014 वाली सरकार के दौर में उन्हें एक भी राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला, जो सेकुलर सरकार थी। कुछ लोग कहेंगे इसमें किसी पार्टी की सरकार का क्या लेना देना, पुरस्कार तो मेरिट बेस्ड होते हैं, लिहाजा इस मामले को पॉलिटिसाइज क्यों करना। जाहिर बात है, सही भी है, बात बिल्कुल सही है, मैं भी मानता हूं ये सियासत का मसला ही नहीं हो सकता। लेकिन फिर रहमान खुद ऐसे बयान दे देते हैं जो तथ्यों की कसौटी पर बेहद लचर और कमजोर नजर आते हैं, और ना चाहते हुए भी उस बयान के सारे रास्ते सियासत की तरफ मुड़ने ही लगते हैं। ए.आर. रहमान सिर्फ एक नाम नहीं है, वो केवल एक व्यक्ति भी नहीं है, वो भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो जो बोलते हैं दुनिया भर में उनकी बात का एक वजन होता है, एक वेट होता है, उनकी बात को सीरियसली लिया जाता है। यानी उनके कंधों पर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी यह है कि उन्हें अपना एक एक शब्द तोल मोल कर, नाप तोल कर बोलना चाहिए। लेकिन इस बार वो शायद चूक गए, और बुरी तरह चूक गए, नहीं तो उन्हें अब 1.5 मिनट की सफाई जारी नहीं करनी पड़ती। हाँ, यूं कहें, ए.आर. रहमान बीबीसी को एक इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू लेने वाले का नाम हारून रशीद है, और हारून का पाकिस्तान से बेहद गहरा संबंध है, नाता है। उसने रहमान से पूछा, बॉलीवुड में तमिल और गैर मराठियों के साथ भेदभाव पर आप क्या कहेंगे। यह सवाल लंबा है, मैंने संक्षेप में बताया है, लेकिन उस सवाल का मर्म यही था कि इसके जवाब में रहमान ने जो कहा वो अब उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए चिपक गया है। उन्होंने कहा 1990 में कैरियर की शुरुआत के दौरान उन्हें भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन पिछले 8 सालों में उन्होंने इसे महसूस किया, शायद इसलिए क्योंकि पावर शिफ्ट हो गई है। अब क्रिएटिव लोग फैसला नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सांप्रदायिक मामला भी हो सकता है। अब इसका इंटरप्रिटेशन ये निकला कि ए.आर. रहमान विदेशी मीडिया नेटवर्क पर बैठकर कह रहे हैं कि देश में बीते 8 सालों में माहौल भेदभाव वाला हो गया है। उन्होंने ये इशारा किया कि ये भेदभाव का कम्युनल यानी सांप्रदायिक एंगल भी है। यानी सवाल उनसे भाषा और क्षेत्र पर था, उन्होंने एक कदम आगे जाकर इसमें धर्म का एंगल जोड़ दिया। जैसा कि मैंने पहले कहा, ए.आर. रहमान कुछ कहेंगे तो उस बात को तवज्जो जरूर मिलेगी, हेडलाइंस बनेंगी, तमाशा होगा ही होगा। और ऐसा ही हुआ, देश भर में ये बयान वायरल हो गया। ए.आर. रहमान की बातों को जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। फिर ये पड़ताल की जाने लगी कि बीते 8 साल में उनके साथ ऐसा क्या क्या हो गया है कि उन्होंने भेदभाव और सांप्रदायिकता जैसे भारी भरकम दावे कर डाले हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि बीते 8 सालों में उन्हें 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं। 2025 में मोदी सरकार ने उन्हें वेब समिट के एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य बनाया। 2022 में रहमान ने पीएम मोदी की तारीफ की थी। उस साल प्रधानमंत्री मोदी ने
केन्स फिल्म फेस्टिवल में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया था। ए.आर. रहमान ने 2015 से 2017 के बीच 10 फिल्में की, 2018 से 2020 के बीच 8 फिल्में की, 2021 से 2023 के बीच 7 फिल्में की, 2024 से 2025 के बीच 9 फिल्में की, 2026 में भी अभी तक 4 फिल्में वो कर रहे हैं, जिसकी जानकारी सार्वजनिक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2018 तक ए.आर. रहमान 8 से 10 फिल्में करते थे, 2018 के बाद 6 से 8 फिल्में कर रहे हैं। ये गिरावट किसी भेदभाव के चलते नहीं, बल्कि चॉइस के कारण आती है। एक बार सेटल होने के बाद कोई भी क्रिएटिव व्यक्ति अपनी मर्जी के और मन मुताबिक संतुष्टि देने वाला काम ही करता है, हर काम नहीं करता है, और इसकी बहुत से एग्जाम्पल हैं। मौजूदा दौर में न जाने कितने एक्टर्स और एक्ट्रेस हैं जो एक ज़माने में 2-2 शिफ्ट में शूटिंग किया करते थे, लेकिन अब साल में 1 या 2 या मैक्सिमम 3 फिल्म कर लेते हैं, क्योंकि अब उन एक्टर्स का नाम स्थापित हो चुका है। आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान आज साल की कितनी फिल्में करते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या उन्हें भी उनके सरनेम की वजह से काम कम मिल रहा है? ए.आर. रहमान अब इतने बड़े हो चुके हैं कि उन्हें आज काम मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो काम देने वालों की कैटेगरी में शुमार हो चुके हैं। सरनेम और काम का कोई संबंध है तो ए.आर. रहमान को तीनों खान से पूछना चाहिए कि उन्होंने 2008 के बाद उन्हें काम क्यों नहीं दिया। 2008 में तो देश में कथित सांप्रदायिकता वाला दौर नहीं था। उस इंटरव्यू में रहमान ने छावा को डिवाइसिव यानी बंटवारे वाली फिल्म बताया है। हिपोक्रेसी ये है कि छावा का संगीत खुद ए.आर. रहमान साहब ने दिया है, फिर भी उस फिल्म पर इतना भयानक आरोप लगा दिया गया। कैसे? औरंगजेब का खूनी चरित्र दिखाने से इस देश में किसे परेशानी हो सकती है? और छत्रपति शिवाजी महाराज की छावा की दहाड़ देश के जेनजी को सुनना गलत कैसे हो सकता है? आज़ादी के बाद हमने 7 दशकों तक हमने औरंगजेब जैसों के खूब कसीदे और किस्से सुने हैं। अब बारी छावा की है, और अगर छावा जैसी फिल्मों से किसी को परेशानी होती है तो माफ कीजिएगा, उस व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके अंधेरे में काला चश्मा पहनना छोड़ देना चाहिए। ए.आर. रहमान छावा को खुलेआम विभाजनकारी फिल्म बता सकते हैं, वो खुलकर हर चीज में खामी बता सकते हैं, तो क्या उन्हें 2015 में वो फिल्म याद है जिसे माजिदी ने डायरेक्ट किया था? उस फिल्म में रहमान ने संगीत दिया था और हालात ऐसे हो गए थे कि उस फिल्म के खिलाफ फतवे जारी हो गए थे। मैं तो खुलकर आज भी उसका नाम नहीं ले सकता। दिल्ली की रजा अकेडमी ने तो उस दौर में ए.आर. रहमान को दोबारा कलमा पढ़ने और फिर निकाह करने तक को कह दिया था। उस फिल्म को भारत समेत कई देशों में बैन करना पड़ा था, और आज रहमान साहब भारत के सेकुलर फैब्रिक को लंदन में बैठकर जज कर रहे हैं, छावा को बांटने वाली फिल्म करार दे रहे हैं। हालांकि ए.आर. रहमान ने अब सफाई दे दी है, उन्होंने एक प्रेडिक्टेड सा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि बात को गलत लिया गया, उनका मकसद देश को जोड़ने का हमेशा रहता है। मैंने शुरू में भी कहा कि ए.आर. रहमान जैसे लोग भारतीयों के दिलों में बसते हैं, और दिल अगर एक बार टूट जाए तो उसका जुड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। अब इस मुद्दे पर क्या सोचना है? अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैंने सत्य और तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।